अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ स्पेशल स्टेशन की एपिसोड नंबर 7 जो कि तहरीर है मज़र करीम एमए की। चलिए शुरू करते हैं। शागिल कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। घर में इसका छोटा सा सेंटर था। इसका इंचार्ज महादेव महादेव का काम अब तक मकामी अफराद में ऐसे लोगों को ट्रेस करना था जो मुल्क को कौम के खिलाफ किसी गैर मुल्की की मदद कर रहे हैं। महादेव की तरबियत ऐसे ही ना थी कि वो इमरान और उसके साथियों के मुकाबले खड़ा हो सके। ये बात शागिल भी जानता था, इसलिए उसने महादेव को माए देवी के मातहत करके इन दोनों को इमरान और उसके साथियों की तलाश पर लगा दिया था। माई देवी ने चेकिंग के लिए हेलीकॉप्टर ले जाने की दरख्वास्त की थी, जो शागिल ने उसके लिए मंजूर कर ली कि इस तरह आसानी से इमरान और उसके साथियों को ट्रेस किया जा सकता है। और इन्हें गए हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक इनकी वापसी ना हुई थी। इसीलिए शागिल बेचैनी के आलम में कमरे में मुसलसल टहल रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और महादेवी अंदर दाखिल हुई थी। इसके पीछे महादेव था। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? बोलो, क्या रिपोर्ट है, बोलो, शागिल ने दाई ओसीली लहजे में कहा। बॉस, हमने पूरे खाक और इसके इर्द गिर्द के तमाम नवाही इलाकों का अच्छी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन ये ग्रुप कहीं नज़र नहीं आया। नवाही इलाकों का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया गया है, लेकिन ये ग्रुप नहीं मिला। हमने यहाँ की चेक पोस्टों के इंचार्ज से भी बात की है। इसने भी यही बताया कि इस चेक पोस्ट को अभी तक किसी गैर मुल्की या मकामी आदमी या किसी ग्रुप ने क्रॉस नहीं किया। हमने सड़क पर भी दूर तक चेकिंग की है, खासतौर पर तो बसों को रोककर इनकी खास चेकिंग की गई है जो सड़क घाट से सोजाब की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। अलबत्ता, माया देवी ने बात करते करते रुक कर कहा। अलबत्ता क्या? बोलो, रुक क्यों गई हो? शागिल ने फाड़ खाने लहजे में कहा। सर, मैंने दरिया सापी में एक लॉन्च को सुजाम की तरफ जाते देखा है। मैं हेलीकॉप्टर इस लॉन्च के ऊपर ले गई, लेकिन वहाँ मकामी पायलट के साथ एक मकामी आदमी मौजूद था और कोई आदमी मौजूद नहीं था। माया देवी ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि पूरा ग्रुप बाहर खड़े होकर तुम्हें हाथ लहराकर अपनी गिनती पूरी करवाता? नॉनसेंस। लेकिन उनकी लॉन्च तो तबाह हो गई थी ना, तो लॉन्च में वो कहाँ से लेके जा सकते हैं? शाकिल ने तेज लहजे में कहा। जनाब, यहाँ एक घाट है जहाँ से लॉन्चें किराए पर और मछली के शिकार के लिए मिलती हैं। माया देवी के साथ खड़े हुए महादेव ने पहली बार बोलते कहा, लेकिन उसका लहजा बेहद मौदबाना था, और चूंकि शागिल भी खड़ा था, इसलिए माया देवी और महादेव दोनों भी शागिल के सामने खड़े रहने पर मजबूर थे। फिर तुमने घाट से मालूम किया? शागिल ने चीख कर कहा। यस सर, लेकिन वहाँ कोई दूसरा ग्रुप नहीं था। एक मकामी आदमी ने लॉन्च दरिया की सैर के लिए किराए पर ली थी। लॉन्च का कैप्टन शर्मा इनका अपना खास आदमी है, महादेव ने जवाब देते कहा। इस आदमी ने लॉन्च सैर के लिए इस आदमी ने लॉन्च सैर के लिए ली है। ये क्या बात हुई? दरिया में सैर का क्या मतलब? शागिल ने तेज लहजे में कहा। यहाँ के लोग लॉन्चें किराए पर लेकर दरिया की सैर के लिए जाते रहते हैं सर, महादेव ने मौलबाना लहजे में कहा। यह लॉन्च किसने दी है किराए पर? शागिल ने आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते कहा, और फिर साथ ही उसने माया देवी और महादेव को भी इशारे से कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। सर, घाट का ठेकेदार है राम गुरुदेव, खासा अमीर आदमी है। इसकी मलकियत में 10 लॉन्चें हैं जो किराए पर देता रहता है। ये लॉन्च भी उसने किराए पर दी है, महादेव ने मौदमाना लहजे में जवाब दिया था। जाओ और राम गुरुदेव को यहाँ पर लेकर आओ, जल्दी, फौरन, इससे पहले कि बड़े कमरे फौरन, और फिर इसे बड़े कमरे में जंजीरों से जकड़ दो, फिर मुझे तला करो। शागिल ने कहा। यस सर, महादेव ने होंठ चबाते कहा, और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। सर, इस तरह तो रामगढ़ देव के आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसीलिए क्यों ना हम वहाँ जाकर उसे पूछगछ कर लें, माया देवी ने कहा था। तुम मुझे अहमक समझती हो, बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस तुमसे भी कम समझदार हूँ? क्यों? शागिल ने हलक हलक के बल चीखते कहा। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था, माया देवी ने सहमे लहजे में कहा। आइंदा ख्याल रखना, वरना गोली मार दूँ। ये मकामी लोग आसानी से सच नहीं बोलते, इन पर तशद्दुद करना पड़ता है, और वहाँ घाट पर जब हम इस पर तशद्दुद करेंगे तो वहाँ के देहाती लोग हम पर चढ़ दौड़ेंगे, जबकि यहाँ पर वो सब कुछ ही चंद लम्हों में बता देगा। शागिल ने तेज लहजे में कहा। यस सर, आप बेहतर समझते हैं सर, आप तजुर्बाकार हैं सर, माया देवी ने गड़गड़ाते लहजे में कहा। तुम्हें भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए, शागिल ने इस बार खासे नरम लहजे में कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद महादेव अंदर दाखिल हुआ था। रामगढ़ देव को बेहोश करके जंजीरों में जकड़ दिया गया है जनाब, महादेव ने इतला देते कहा। इसे क्या कहकर लाए हो यहाँ पर? शागिल ने कुर्सी से उठते कहा। इसके उठते ही माया देवी भी उठ खड़ी हुई। मैंने उससे कहा था कि आप उससे मिलना चाहते हैं, तो वो फौरन मेरे साथ चल पड़ा। यहाँ पहुंचकर मैंने उसकी नाक पर गैस फायर करके उसे बेहोश कर दिया, और फिर मेरे आदमियों ने उसे जंजीर में जकड़ दिया, महादेव ने जवाब देते कहा। चलो, मैं देखता हूँ कि ये क्या कहता है। तुम भी आओ माया देवी, शागिल ने कहा। फिर चंद लम्हों के बाद वो करीब बड़े कमरे में पहुंच गए थे। यहाँ दीवार के साथ मुंसलिक जंजीरों में एक लंबे कद और भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक आदमी बेहोशी के आलम में जकड़ा हुआ था। महादेव के आदमियों ने सामने 3 कुर्सियां रख दी थी। घोड़ा है तुम्हारे पास? शागिल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। महादेव ने महादेव ने जवाब दिया। जी हाँ।
कोड़ा मंगवाओ और फिर इसे मारने वाला आदमी भी बुलवा लो। यह मुझे मोटे दिमाग का आदमी नजर आ रहा है, ये आसानी से सच नहीं बोलेगा। शागिल ने कहा तो महादेव ने अपना एक आदमी बुलाने और फिर साथ ही घोड़ा लेकर आने का हुक्म दे दिया था। माया देवी शागिल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि महादेव उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया था। चंद लम्हों के बाद एक आदमी हाथ में खारदार कूड़ा लिए वापस आ गया था। उसने शागिल को सलाम किया, इसे होश में लेकर आओ। शागिल ने महादेव से कहा तो महादेव ने जेब से एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और रामगढ़ देव के करीब जाकर उसने बोतल का ढक्कन हटा दिया था। बोतल का दाना उसकी नाक से लगा था। चंद लम्हों के बाद ही जब गुरुदेव के जिस्म में हरकत के नमूदार पैदा हुए थे तो उसने बोतल हटाई और इसका ढक्कन लगाकर उसने बोतल को वापस जेब में डाला था और वापस आकर पहले कुर्सी पर बैठ गया था। तुम्हारा क्या नाम है? शागिल ने कोड़ा बरदार से पूछा था। सरन जनाब, इस आदमी ने जवाब दिया। जब मैं कहूँ तो तुमने उस वक्त तक मुसलसल इस पर कोड़े बरसाने हैं जब तक मैं इशारे से बंद ना करवा दूँ। अगर तुम ढीले पड़े तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। शागिल ने तेज लहजे में कहा। यस सर, हमने तो आपके हुक्म की तामील करनी है सर। सर ने जवाब देते हुए कहा। इस दूसरे राम गुरुदेव को होश आ गया और वो अब अपने कदमों पर सीधा खड़ा हो गया था। ये सब क्या है? क्या है ये? मुझे क्यों जंजीरों में जकड़ रखा है महादेव? ये क्या है? गुरुदेव ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे जानते हो, मेरा नाम शागिल है और मैं काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ। शागिल ने कहा। यस सर, लेकिन मुझे बांधा क्यों है? मैंने क्या जुर्म किया है? गुरुदेव ने कहा। सुनो, ये कूड़ा बरदार देख रहे हो? ये मेरे इशारे पर तुम्हारी बोटियां उड़ा देगा और फिर यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई ना होगा, इसलिए जो सच है वो बता दो, वरना। शागिल ने चीखते लहजे में कहा। क्या बता दूं जनाब? आप पूछें, जो सच होगा मैं बता दूंगा। आप जैसे बड़े अफसर के सामने मैं झूठ बोलकर अपनी मौत को आवाज़ नहीं दे सकता। गुरुदेव ने कहा था। तुमने लॉन्च किराए पर दी है, कितने आदमी आए थे तुम्हारे पास? शागिल ने कहा। एक आदमी जनाब, इसने कहा कि मैंने दरिया की सैर करनी है और इसने 2 घंटों का किराया पेशगी दे दिया था। मैंने लॉन्च उसे दे दी। गुरुदेव ने जवाब दिया। सरन, इसकी बोटियां उड़ा दो, ये झूठ बोल रहा है। शागिल ने यह चीखते लहजे में कहा और गुरुदेव के सामने खड़े होकर सरन का बाजू तेजी से घुमा था और वह कमरा गुरुदेव के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। अभी उसकी चीख मुकम्मल ना हुई कि सरन का बाजू दूसरी बार घुमा था। रुक जाओ, बताता हूँ, रुक जाओ, यह गुरुदेव ने हलक के बल चीखते कहा तो शागिल ने हाथ उठाकर सरन को कोड़ा मारने से रोक दिया था, जबकि गुरुदेव की हालत 2 कोड़े खाकर बेहद खराब हो रही थी। कोड़े ने उसका लिबास ना सिर्फ फाड़ दिया था बल्कि उसके जिस्म पर भी जख्म डाल दिए थे। गुरुदेव का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गया था। सब कुछ सच सच बता दो वरना, शागिल ने गुर्राते लहजे में कहा। वो मेरे पास अकेला आदमी आया था, लेकिन मुझे कैप्टन शोनी ने ट्रांसमीटर पर कोड में बताया कि लॉन्च में 9 आदमी सवार हैं, जिनमें 5 मर्द और 4 औरतें हैं, और ये सब घाट से काफ़ी आगे जाकर लॉन्च में सवार हुए थे। मैंने उसे होशियार रहने के लिए कहा है। और फिर इसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। गुरुदेव ने रुक रुक कर तफसील बताते कहा। ट्रांसमीटर पर कोड राब्ता? इसका क्या मतलब हुआ? शागिल ने हैरान होकर कहा। यह हमारा आपस में तैयार करदा कोड है जिसका मुसाफिरों को पता नहीं चलता। गुरुदेव ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? मिसाल दो। शागिल ने तेज लहजे में कहा। मैं कॉल करता हूँ तो अगर कोड में बात करनी होती है तो मैं हेलो हेलो कहने की बजाय हेलो हेलो कहता हूँ। इससे लॉन्च कप्तान समझ जाता है कि बात कोड में होगी। मैं पूछता कि मौसम कैसा है तो वो कहता है कि मौसम ओके है या अच्छा नहीं है। इसका मतलब होता है कि लॉन्च में सवार अफराद 5 को चोरी करने के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, या फिर इसका मतलब होता है कि लॉन्च में सवार अफराद लॉन्च को चोरी करने के बारे में बातचीत नहीं कर रहे या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि लॉन्च किराए पर ले जाकर लोग कप्तान को मार देते हैं या फिर उतार देते हैं और लॉन्च चोरी कर ली जाती है। गुरुदेव ने रुक रुक कर जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही थी। जख्मों की वजह से उस पर नींद बेहोशी तारी हो रही थी। इसे उठाकर बाहर फेंको और महादेव और माया देवी, तुम मिसाइल गन लेकर मेरे साथ चलो। हमने इस लॉन्च को तबाह करना है। इसमें वो शैतान जा रहे हैं। शागिल ने तेज लहजे में कहा और फिर एक लिहाज से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा था। थोड़ी देर बाद शागिल, महादेव और माया देवी तीनों शागिल के खसूसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर फिजा में उड़ते जा रहे थे। शागिल के हुक्म पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को दरियाए सापी के ऊपर रखा था और इसका रुख सोजाम की तरफ था। शागिल और माया देवी दोनों खिड़कियों से मुंह निकाले आंखों से दूरबीन लगाए हुए थे ताकि गुरुदेव की लॉन्च को दूर से ही चेक कर सकें। गुरुदेव ने इन्हें बताया कि उसकी लॉन्च की मखसूस निशानी सुर्ख रंग का झंडा है जिसके अंदर कुंडली मारे बड़ा सा सांप बना हुआ है। और फिर तकरीबन 40 मिनट की तेज़ रफ्तारी के बाद अचानक माया देवी को दरिया के सामने एक धब्बा सा दिखाई दिया था, लेकिन वो तानिसा खामोश रही क्योंकि पहले वो शागिल से पहली लॉन्च के बारे में बताने पर उसे झाड़ खा चुकी थी। ये लॉन्च है यकीनन। पायलट रफ्तार कम करो और फिर बुलंदी पर रहना। हो सकता है कि शैतान नीचे से फायर खोल दे। शागिल ने कहा तो पायलट ने ना सिर्फ हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम कर दी बल्कि उसकी बुलंदी में भी इजाफा कर दिया। सर, ये लॉन्च तो वापस आ रही है, अचानक माया देवी ने कहा था। वापस आ रही है? क्यों? क्या मतलब? क्यों वापस आ रही है? बोलो, क्यों वापस आ रही है? शागिल ने अजीब लहजे में कहा।
شاید اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات پر کیا کرے۔ یہ شاید ہمارے دشمنوں کو سوجام پہنچا کر واپس آ رہی جناب، مایا دیوی نے کہا تھا۔ دریائے ساپی سوجام سے تقریباً 20 کلومیٹر دور بہتا ہے، اسی لیے اگر یہ لوگ اتر گئے ہیں تو پھر یہ ابھی تک سوجام نہیں پہنچے ہوں گے۔ شاگل نے کہا، سر یہ لوگ بے حد شاطر لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دور سے دیکھ کر لانچ کو مار کر اس کا رخ بدل دیا ہو تاکہ ہم یہی سمجھیں کہ یہ لانچ خالی ہے۔ مایا دیوی نے کہا، او واقعی ایسا ہو سکتا ہے، یہ واقعی شاطر ترین لوگ ہیں، لیکن اب اس بات کی چیکنگ کیسے کی جائے؟ شاگل نے کہا تھا، جناب ہر لانچ میں ٹرانسمیٹر موجود ہوتا ہے اور ان سب کی فریکوینسی بھی ایک ہی رکھی گئی ہے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں ان سے بات ہو سکے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں رابطہ کروں؟ مہادیو نے کہا تو شاگل اور مایا دیوی دونوں چونک پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنرل فریکوینسی پر خاص لانچ پر رابطہ کیا جاتا ہے۔ مایا دیوی نے کہا، جناب لانچ پر اس کا مخصوص نمبر ہوتا ہے اور مجھے گرودیو نے بتایا کہ جو لانچ کرائے پر دی گئی ہے اس کا نمبر 11 ہے۔ یہ نمبر جب جنرل فریکوینسی کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو پھر 11 نمبر لانچ سے ہی رابطہ ہوگا۔ مہادیو نے کہا، اوہ کرو بات اس سے فوراً، اور جب رابطہ ہو جائے تو پھر مجھ سے بھی بات کرواؤ اس کی۔ شاگل نے کہا تو مہادیو نے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ ہیلو ہیلو کیپٹن لانچ، جواب دو، ہیلو ہیلو اوور۔ مہادیو نے بار بار کال دیتے کہا، کیپٹن لانچ 11 اٹینڈنگ یو، کون بول رہا ہے؟ اوور اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی تھی، میں ہیلی کاپٹر سے تمہیں کال کر رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بذات خود ہیلی کاپٹر میں تشریف فرما ہے، ان سے بات کرو اور سنو، ان کے سوالات کا درست جواب دینا، ورنہ تم اپنے بال بچوں سمیت عبرتناک انجام سے دوچار ہو جاؤ گے، اوور۔ مہادیو نے بڑے سخت لہجے میں کہا، کرائیں بات جناب، اوور۔ اس بار دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا تھا، ہیلو چیف آف سیکرٹ سروس، شاگل بول رہا ہوں، اوور۔ شاگل نے ٹرانسمیٹر پر تحکمانہ لہجے میں کہا، جبکہ اس دوران پائلٹ دریا میں تیرتی ہوئی لانچ نمبر 11 کے اوپر لیکن خاصی بلندی پر ہیلی کاپٹر اڑائے چلا جا رہا تھا۔ یس سر، حکم سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا نام ہے تمہارا؟ اوور۔ شاگل نے کہا کیونکہ گرودیو نے اسے اس لانچ کے کیپٹن کا نام شونی بتایا تھا۔ لانچ نے کنفرم کرنے کے لیے کہا تھا، یہ وہی لانچ ہے یا پھر کوئی اور؟ میرا نام کیپٹن شونی ہے اور یہ لانچ نمبر 11 ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہاری لانچ کہاں ہے اس وقت؟ اوور۔ شاگل نے پوچھا، دریا میں سر، اور میں آپ کا ہیلی کاپٹر آسمان پر اڑتا دیکھ رہا ہوں سر، اوور۔ کیپٹن شونی نے جواب دیتے کہا، تمہارا مالک رام گردیو اس وقت ہماری تحویل میں ہے، اس نے بتایا کہ تم نے اسے ٹرانسمیٹر پر کوڈ بتایا تھا کہ لانچ پر 9 افراد سوار ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اوور۔ شاگل نے کہا، یس سر۔ لانچ ایک آدمی نے کرائے پر لی تھی لیکن کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے مزید 4 عورتیں اور 4 مرد بھی موجود تھے، وہ بھی لانچ میں سوار ہو گئے، اوور۔ کیپٹن شونی نے جواب دیتے کہا، اس وقت لانچ میں کتنے افراد سوار ہیں؟ اوور۔ شاگل نے پوچھا تھا، جناب اس وقت لانچ میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں، وہ سب کانگری گھاٹ پر اتر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے لانچ واپس لے جانے کا کہا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، کہاں ہے یہ کانگری گھاٹ؟ اوور۔ سوجام نے چونک کر پوچھا، سوجام کے قریب ہے جناب، سوجام شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر، اوور۔ کیپٹن شونی نے جواب دی، کیا یہ لوگ 20 کلومیٹر پیدل چلیں گے؟ اوور۔ شاگل تیز لہجے میں بولا تھا، نہیں سر، کانگری گھاٹ سے انہیں سوجام تک بڑی جیپ سروس مل جائے گی، یہ سروس کانگری گھاٹ سے سوجام اور سوجام سے کانگری گھاٹ کے درمیان چلتی ہے، اوور۔ کیپٹن شونی نے کہا، ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس مہادیو کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی جیب سے ایک اور ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے تیزی سے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی اور پھر وہ دونوں پائلٹ سے مخاطب ہوا۔ اسے سوجام چلنے کا حکم دے کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا، پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑنا شروع کر دیا، ہیلو ہیلو شاگل کالنگ، اوور۔ شاگل نے بار بار کال دیتے کہا، یس سر، کیپٹن راجندر اٹینڈنگ یو سر۔ چند لمحوں کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، سنو، ہم ہیلی کاپٹر پر سوجام پہنچ رہے ہیں، پاک ایشیائی ایجنٹ جن کی تعداد 9 ہے، 5 مرد اور 4 عورتیں دریائے ساپی پر سفر کرتے ہوئے کانگری گھاٹ پر اترے ہیں اور انہوں نے کانگری سے سوجام پہنچنا ہے۔ لانچ کیپٹن کے مطابق کانگری گھاٹ سے سوجام تک بڑی جیپ سروس چلتی ہے، یہ لوگ یقیناً کوئی بڑی جیپ ہائر کر کے سوجام پہنچیں گے، تم فوراً اپنے آدمیوں سمیت کانگری گھاٹ سے سوجام جانے والے راستے پر چیکنگ کرو اور انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دو، اوور۔ شاگل نے چیختے لہجے میں کہا، یس سر، میں پہلے ہی اس راستے کی باقاعدہ چیکنگ کر رہا ہوں، اوور۔ کیپٹن راجندر نے کہا، ہم آ رہے ہیں اور ہمارے آنے سے پہلے تمہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، اوور۔ شاگل نے حلق کے بل چیختے کہا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر سوجام شہر میں واقع سیکرٹ سروس کے سینٹر کے کھلے احاطے میں اتر گیا تھا۔ شاگل، مایا دیوی اور مہادیو تینوں نیچے اترے تو عمارت کی دوسری طرف 2 آدمی تیزی سے آگے بڑھے تھے اور انہوں نے شاگل کو باقاعدہ سلوٹ کیا۔ کہاں ہیں لاشیں؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ لاشیں؟ جناب کس کی لاشیں؟ ان میں سے ایک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیپٹن راجندر کو میں نے ٹرانسمیٹر پر حکم دیا تھا کہ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں یہاں پہنچا دیں، اب تک اس نے ایسے کیوں نہیں کیا؟
शागिल ने चीखते लहजे में कहा और इसी लम्हे एक आदमी दौड़ता इमारत के कंपाउंड गेट में दाखिल हुआ था। जनाब जनाब, कैप्टन राजेंद्र को गोली मार दी गई है, वो शदीद जख्मी है, इस आदमी ने चीख कर कहा तो शागिल समेत सब बेख्तियार उछल पड़े थे। कहाँ है कैप्टन राजेंद्र, किसने गोली मारी है, बोलो। शागिल ने चीखते कहा, बॉस, एक जीप को रोका था तो उसमें 9 अफराद सवार थे। बॉस ने एक असलहा निकालकर उन्हें हैंड्स अप करके जीप से बाहर आने का कहा तो इनमें से एक हबशी ने फायर खोल दिया था और कैप्टन साहब नीचे गिर पड़े। जीप तेजी से आगे बढ़ गई, हमने उस पर फायरिंग की लेकिन इस कदर तेज रफ्तारी थी कि हमारी गोलियां उस तक ना पहुंच सकी, आने वाले ने कहा। उसी लम्हे फाटक से एक जीप अंदर दाखिल हुई और शागिल के करीब आकर रुक गई। इसमें 4 अफराद बाहर निकले थे। जनाब कैप्टन राजेंद्र हलाक हो गए हैं और मुजरिम निकल गए हैं, वो जंगल में दाखिल हो गए। एक आदमी ने शागिल को सलाम करते कहा, तुम्हारा मतलब है कि लोग हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हमारे हाथों से निकलकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के एरिया में चले गए हैं। वेरी सैड, रियली वेरी सैड, शागिल ने ऐसे अफसोस भरे लहजे में कहा कि जैसे जौहरी अपनी आखिरी पूंजी जुए में हारकर जुए को बुरा भला कहता है। बॉस, हम इनके पीछे भी तो जा सकते हैं, मायादेवी ने कहा। यही तो मुसीबत है, सदर साहब ने मुझे यहाँ तक पाबंद कर रखा है, वरना मैं कब्र तक उनका पीछा ना छोड़ता। मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल रमेश और कौमी सलामती के मशीर कर्नल कृष्ण दोनों दोस्त हैं और कौमी सलामती के मशीर कर्नल कृष्ण दोनों दोस्त हैं और इन दोनों ने मिलकर सदर साहब को पट्टी पढ़ाई है। शागिल ने रो देने वाले लहजे में कहा, सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल नाथ तो कारोश इलाके में आजकल पहरा दे रहे हैं, जबकि हमला आवरों की जीप को मैंने सराम की तरफ जाते देखा है और सराम के रास्ते से आसानी से जंगल में दाखिल हो सकते हैं। एक और आदमी ने कहा, क्या तुम कभी इस रास्ते पर गए हो? शागिल ने तेज लहजे में कहा, यस सर, कई बार तो मैं जंगल के अंदर तक गया हूँ। सरदार बेताल से भी मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है। इस आदमी ने जवाब देते कहा तो शागिल की आंखों में तेज चमक आई थी। क्या नाम है तुम्हारा? शागिल ने तेज लहजे में कहा, गोपाल चंद, मैं कैप्टन राजेंद्र का नंबर 2 हूँ सर। गोपाल ने जवाब देते कहा, तो सुनो, आज से तुम यहाँ के इंचार्ज हो, तुम्हारा ओहदा भी अब कैप्टन का होगा। तुम अब कैप्टन गोपाल हो, चलो हमारे साथ, हम अब भी जंगल में जाकर इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर सकते हैं। शागिल ने तेज लहजे में कहा था। यस सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस तो इस रास्ते पर मौजूद ही नहीं सर, जिस रास्ते में मैं आपको लेकर जाऊंगा, कैप्टन गोपाल ने कहा था। ठीक है, चलो फौरन, हमने हेलीकॉप्टर लेकर जाना है, शागिल ने कहा तो कैप्टन गोपाल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब एक कोने में खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ तेजी से बढ़ते चले गए। जीप खासी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर जूली और अगली सीट पर उसके साथी मौजूद थे। इमरान घाट से लॉन्च किराए पर लेकर सवार हुआ था और फिर अपने साथियों को आगे से सवार करवा कर सीधा कांगरी घाट पहुंचा था। इस लॉन्च का कप्तान शोनी था, जिसे एक भारी रकम देकर इमरान ने इस बात पर आमादा कर लिया कि वो उन्हें ऐसे घाट पर उतार दे जहां से उन्हें जंगल में जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट मिल सके। शोनी ने उन्हें बताया कि कांगरी घाट से सोजाम और सोजाम से आगे जंगल में जाने के लिए उन्हें जीप मिल सकती है। इमरान ने उससे मजीद रकम देकर रजामंद कर लिया कि वो एक जीप का इन्हें बंदोबस्त भी कर दे, इसके बाद वो वापस चला जाएगा। चनाचा ऐसे ही हुआ था। शोनी ने कांगरी घाट पर एक जीप भी अपनी जमानत देकर नकद रकम देकर उनको दिलवा दी थी। इमरान ने जीप ड्राइवर के से काफ़ी देर तक डिस्कशन करके जंगल में जाने वाले इस रास्ते के बारे में मालूमात हासिल की थी, जिस रास्ते से वह बगैर किसी रुकावट के जंगल में दाखिल हो सकता था, क्योंकि जीप के ड्राइवर ने उसे बताया कि दूसरे रास्तों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल नाथ ने बाकायदा नाकाबंदी कर रखी है और वो किसी किस्म की सवारी को आगे नहीं जाने देता। इससे उनका कारोबार भी तकरीबन तबाह होकर रह गया था। इसलिए उन्होंने अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी रास्ता तलाश किया था, जो असल रास्ते सराम के करीब से होकर आगे चला जाता था। और चूंकि ये इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता था, इसीलिए इस रास्ते से जीपें नहीं जा सकती थी। लेकिन अब इस रास्ते से जंगल के अंदर टूरिस्ट को ले जाया जाता था। गो जीप के ड्राइवर ने साथ जाने से काफ़ी इसरार किया, लेकिन इमरान ने उसे भारी रकम देकर खामोश करा दिया था। उसने ड्राइवर को सिर्फ ये कहा कि वो और उसके साथी बगैर किसी मुदाखलत के जंगल के अंदर जंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अलबत्ता ड्राइवर ने उन्हें मना किया था कि वो जंगल के सिर्फ इस हिस्से तक जाएंगे जहाँ कबायली नहीं रहते। इनकी निशानी इसने काले दरख्तों की हद तक बता दी थी। इसका कहना था कि स्याह रंग के दरख्त दूर से भूतों की तरह नजर आते हैं। इससे आगे जाने वाला सिवाय मकामी कबायली के हलाक कर दिया जाता है। और इमरान ने इससे कहा कि वो उसकी बातों का ख्याल रखेगा। चनाचा जीप लेकर वो सब कांगरी से रवाना हो गए थे। तकरीबन 20 किलोमीटर पर शहर सोजाम था। इसके बाद जंगल की हदूद शुरू हो जाती थी और अभी वो सोजाम के करीब पहुंचे ही थे कि उनके सरों पर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था। इमरान ने इस हेलीकॉप्टर को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर पर सीक्रेट सर्विस का खसूसी निशान चेक कर लिया था। इसका मतलब था कि शागिल का हेलीकॉप्टर है। गो उन्होंने शागिल को डॉज देने के लिए लॉन्चों के सारे चक्कर चलाए थे, लेकिन लगता था कि शागिल भूत की तरह उनके पीछे पड़ा है और अब वो इनसे पहले सोजाम पहुंचकर यकीनन इनका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। जोसेफ, इमरान ने सबसे अगली सीट पर बैठे हुए जोसेफ को आवाज़ दी थी। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। शागिल और उसका हेलीकॉप्टर हमारे साथ साथ है। वो सोजाम पहुंचकर हमें रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए तुमने ख्याल रखना है और तैयार रहना है, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा।
یس باس، جوزف نے مختصر سا جواب دیا تو عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ابھی جو ہیلی کاپٹر گزرا ہے کیا وہ شاگل کا ہے؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ ہاں، اصل میں یہاں کریڈٹ لینے کی لڑائی ہے نا، اور ہمیشہ رہی ہے، یہاں بھی اور اسرائیل میں بھی ہم نے اس لڑائی سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اب جو صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ سوجام تک سیکرٹ سروس کی حدود ہے، اس کے بعد جنگل کے اندرونی حصے تک ملٹری انٹیلیجنس کی حدود ہے، اس کے بعد آگے جنگل کے اپنے خطرات ہیں، اور پھر اسپیشل اسٹیشن کی اپنی سیکیورٹی ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے کہا۔ تو پھر وہاں تک پہنچنا تو ناممکن ہے، اس بار نازیہ نے کہا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، صرف حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور کے بولنے سے پہلے تنویر نے کہا تو سب اختیار مسکرا دیے۔ اور تم فکر مت کرو نازیہ، تنویر میں وہ ہمت اور حوصلہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب اختیار ہنس پڑے تھے۔ میں کیوں فکر کروں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نازیہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ قدیم دور میں شادیاں ایسے نہیں ہوا کرتی تھی کہ دو خاندان ملے اور رشتہ طے ہو گیا، پھر بارات آئی اور نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، بلکہ لڑکی کو قبیلے میں سے اٹھا کر لے جانا پڑتا تھا، اور قبیلے والے ظاہر ہے کہ خطرناک حد تک مزاحمت کرتے تھے، اور اس مزاحمت کے باوجود یہ صرف ہمت اور حوصلہ ہی ہوتا تھا جو کامیابی ملتی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ فکر مت کرو، تنویر میں ہمت اور حوصلہ موجود ہے، وہ باوجود مزاحمت کے تمہیں لے جا سکتا ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے کہا۔ آپ نے تو اداکاری کی بات کی تھی، اب لگتا ہے کہ آپ سیریس ہوتے جا رہے ہیں، نازیہ نے قدر ناراض لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، اپنی فضول بولنے کی عادت ہے سے ویسے مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہیں اٹھا کر لے جانے کی، تنویر نے منہ بناتے کہا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، کسی خاتون کو اس انداز میں جواب نہیں دیا جاتا۔ نازیہ الٹا تنویر پر ناراض ہو گئی۔ بس ابھی نہیں، ان باتوں کا فیصلہ جنگل میں ہوگا، قبائلی چیک کریں گے کہ کس کی اداکاری اچھی ہے اور کس کی نہیں، عمران نے مسکراتے کہا۔ عمران صاحب آپ تفصیل سے بتا رہے تھے، اب ہم کس کی حدود میں ہیں؟ کیا اب بھی ہم شاگل کی حدود میں ہیں؟ صفدر نے شاید موضوع تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ سوجام تک شاگل کی حدود ہے، اور لامحالہ سے معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، یہاں پہنچنے والے ہیں، اسی لیے تو یہاں پر لازماً چیکنگ ہوگی، اور اسی چیکنگ کے لیے میں نے جوزف کو کہہ دیا ہے کہ وہ یہ رکاوٹ دور کر دے۔ اس کے بعد ہم جس راستے سے جنگل میں داخل ہو رہے ہیں، اس راستے پر ملٹری انٹیلیجنس کی چیکنگ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے چیف کے مقامی ایجنٹ نے جو معلومات پہنچائی ہیں ان کے مطابق سوجام سے آگے ماروتی علاقے میں داخل ہونے کے لیے دو راستے ہیں، ایک مغرب کی طرف سے ہے اور جسے کاروش کہا جاتا ہے، دوسرا راستہ شمال کی طرف سے ہے۔ اس علاقے کو سرام کہتے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج وہاں کرنل ناتھ ہے۔ ان دونوں راستوں پر ملٹری انٹیلیجنس کی چیک پوسٹیں ہیں اور درمیان میں ان کی پارٹیاں گشت کرتی رہتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے سرام سے ہٹ کر ایک اور دشوار راستہ بنا رکھا ہے جس پر ہم جا رہے ہیں، البتہ راستے میں سوجام چیک پوسٹ بہرحال آئے گی جہاں شاگل کے آدمی موجود ہوں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جیپ نے ایک موڑ مڑا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی۔ چیک پوسٹ آ گئی جوزف، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، جوزف نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کہ آپ بار بار جوزف کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، جیپ ایک چیک پوسٹ پر پہنچ چکی تھی، وہاں 4 مسلح افراد موجود تھے، انہوں نے جیپ کو روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران نے جیپ کو آہستہ سے روک دیا تھا۔ ایک باوردی کیپٹن تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کر نیچے اتر آؤ، کیپٹن نے، جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، خاصے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا، جبکہ باقی 3 افراد ویسے ہی کھڑے رہے تھے، ان کی مشین گنیں ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ سیکرٹ سروس سے یا پھر ملٹری انٹیلیجنس سے؟ عمران نے کہا تو وہ کیپٹن بے اختیار چل پڑا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اوہ، تم پاکستانی ایجنٹ، میں تمہیں… کیپٹن نے یکلخ چیختے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا فکرہ مکمل کرتا، سٹک سٹک کی آوازیں سنائی دی تھیں اور کیپٹن چیختا اچھل کر نیچے جا گرا۔ عمران نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی، اور پھر جیپ اس قدر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی کہ مشین گن کی فائرنگ رینج سے بھی آؤٹ ہو گئی تھی۔ سائلنسر لگے مشین پسٹل سے کیپٹن پر فائرنگ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوزف نے کی تھی۔ طاقتور انجن کی جیپ انتہائی رفتار سے دوڑتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سائٹ پر سوجام شہر کی عمارتیں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ اب آگے کیا ہوگا عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ بس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے بعد ہم جنگل کے اس علاقے میں داخل ہو جائیں گے جسے ماروتی کہا جاتا ہے، پھر وحشی قبائل ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ وہ کیا خوبصورت گیت ہے کہ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، عمران نے مزے لے کر کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ سوجام اور ماروتی جنگل کے درمیان ملٹری انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ افراد تقریباً ہر جگہ موجود تھے۔ ماروتی علاقے میں داخل ہونے کے دونوں راستوں کا کاروش اور پھر سرام کا ملٹری انٹیلیجنس کی چیکنگ پوسٹ بنائی گئی تھی۔ دونوں راستوں کے درمیان ملٹری انٹیلیجنس کے افراد جیپوں میں گشت کرتے پھر رہے تھے، تاکہ اگر پاکستانی ایجنٹ وہاں پر پہنچیں تو وہ کسی بھی راستے سے ماروتی جنگل میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ درمیانی علاقے میں باقاعدہ ایک بڑا سا احاطہ بنایا گیا تھا جس میں لکڑی کے چند کمرے بھی بنائے گئے تھے۔ یہ اس علاقے میں ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور کرنل ناتھ، جو اس سارے علاقے میں ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج تھا، اس ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں باقاعدہ آفس بنا کر اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ احاطے کے اندر ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی موجود رہتا تھا، اور کرنل ناتھ اس ہیلی کاپٹر پر اکثر فضائی راؤنڈ بھی کرتا تھا۔
कर्नल नाथ के ऑफिस में सैटेलाइट से मुंसलिक खसूसी फ़ोन भी मौजूद था। ऐसे ही फ़ोन दोनों चेक पोस्टों पर मौजूद थे, जहाँ से कर्नल नाथ को बाकायदगी से रिपोर्टें मिलती रहती थीं। इस वक्त भी कर्नल नाथ, जो लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का मालिक था, मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिस में बैठा तहरीरी रिपोर्ट पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी थी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल नाथ बोल रहा हूँ, कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा। गुरुदेव बोल रहा हूँ जनाब। सीक्रेट सर्विस सुजाम सेक्शन से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इसका लहजा मौदबाना था और कर्नल नाथ गुरुदेव का नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि गुरुदेव सीक्रेट सर्विस के सुजाम सेंटर में मिलिट्री इंटेलिजेंस का खसूसी मुखबर था। कोई ख़ास बात? कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा। सर, यहाँ सेक्शन हेडक्वार्टर पर हेलीकॉप्टर के जरिए सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल एक औरत और एक मर्द के साथ पहुंचे। इधर सुजाम चेक पोस्ट पर एक जीप को रोका गया है, तो इसमें मौजूद अफ्रीकी नजात आदमी ने कैप्टन राजेंद्र को गोली मारकर हलाक कर दिया है और जीप को तेज रफ्तारी से दौड़ाकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। बकौल इतला दहिंदा, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं जिनके ताक़ुब में चीफ शागिल खुद यहाँ आ गए हैं। इस जीप का रुख सराम के इलाके से गुजरकर मारुति की तरफ है। ये इतला मिलते ही चीफ शागिल हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे गए थे, ताकि उन्हें हिला करके उनका क्रेडिट वो खुद ले सके। गुरुदेव ने तफसील बताते कहा। लेकिन सोजाम से आगे तो हमारी अमलदारी है, चीफ शागिल कैसे इसमें मुदाखलत कर सकते हैं? कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा। वो इन बातों की परवाह नहीं किया करते जनाब। वो इस जीप पर मिसाइल फायर करके इन्हें हलाक करेंगे और फिर उनकी लाशें अपने हेलीकॉप्टर में डालकर वो सदर के सामने रख देंगे। इस तरह वो क्रेडिट हासिल कर लेंगे। गुरुदेव ने जवाब देते कहा। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं भी सब बंदोबस्त करता हूँ, कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गैस अपर चेक पोस्ट इंचार्ज गोंदा डेंडिंग। चंद लम्हों के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। कर्नल नाथ बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई हेलीकॉप्टर सोजाम की तरफ से सराम या मारुति की तरफ आता दिखाई दिया है? कर्नल नाथ ने कहा था। यस सर, एक हेलीकॉप्टर जिस पर सीक्रेट सर्विस का मखसूस निशान है आता दिखाई दे रहा है। कैसे हिट करना है या छोड़ देना है जनाब? गोंदा ने कहा था। ये एक जीप का पीछा कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये जीप पर मिसाइल फायर करे। गो, इस जीप में दुश्मन एजेंट है, लेकिन सीक्रेट सर्विस इनकी हलाकत का क्रेडिट नहीं लेकिन सीक्रेट सर्विस इनकी हलाकत का क्रेडिट लेना चाहती है। तुम इस हेलीकॉप्टर पर इस अंदाज में फायर करो कि वो हिट ना हो सके और आगे भी ना बढ़ सके और खुद ही वापस चला जाए। सुना तुमने? ये मेरा हुक्म है, कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल नाथ ने एक बार फिर क्रेडल दबा दिया और थोड़े टून आने के बाद उसने एक बार तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मेन चेक पोस्ट राम से कृष्ण बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल नाथ बोल रहा हूँ। कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से सर कहा गया था। क्या सराम से हटकर कोई और रास्ता भी है मारुति जाने का? कर्नल नाथ ने पूछा था। यस सर, सराम से 4 किलोमीटर के फासले पर एक कदीम रास्ता है, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक और दुश्वार गुजार जंगली रास्ता है और तवील अरसे से मतरूक है। कृष्ण ने जवाब देते कहा। इस रास्ते पर कोई चेक पोस्ट बनाई हुई है तुमने या नहीं? कर्नल नाथ ने कहा। नहीं जनाब, ये तो मतरूक रास्ता है, इसे कौन इस्तेमाल करेगा? कृष्ण ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह रास्ता मारुति में कहाँ पहुँचता है जिसके आगे जीप ना पहुँच सकती हो? कर्नल नाथ ने कहा। मारुति में एक काला जंगल नामी इलाका है, इंतहाई सख्त घना जंगल। इसके बाद एक आदमी बामुश्किल वहाँ से गुजर सकता है और अगर गुजर भी जाए तो आगे सबसे पहले वहशी कबीला काले जंगल में रहता है और वहाँ आने वाले को फौरन ही हलाक कर दिया जाता है। कृष्ण ने तफसील बताते कहा। ठीक है, तुम पूरी तरह होशियार रहो। मुझे इत्तला मिली है कि एक जीप में सवार 9 अफराद का ग्रुप सराम के करीब से मारुति में दाखिल हो रहा है। हमने इसे ना सिर्फ कवर करना है बल्कि इन्हें हलाक भी करना है, कर्नल नाथ ने कहा था। लेकिन बॉस, ये कैसे होगा? हम तो सराम की चेक पोस्टों पर मौजूद हैं, कृष्ण ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा था। इसका बंदोबस्त मैं खुद करूंगा, मैं खुद भी वहीं जा रहा हूँ, कर्नल नाथ ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर पेडल दबा दिया था और फिर टून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चेक पोस्ट नंबर 3। राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। कर्नल नाथ ने हर अहम पोस्ट पर सैटेलाइट फ़ोन नस्ब करवा रखे थे, ताकि वो सबसे बराह रास्त राब्ते में मुस्तकिल तौर पर रह सके। कर्नल नाथ बोल रहा हूँ, कर्नल नाथ ने कहा था। यस सर, हुक्म सर। शंकर बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? कर्नल नाथ ने पूछा था। 10 हैं जनाब, शंकर ने जवाब देते कहा। तुमने मारुति में एक काला जंगल देखा हुआ है? कर्नल नाथ ने पूछा था। यस सर, हम सब ने देखा हुआ है, वहाँ तक तो हम जा सकते हैं। इसके बाद वहशी कबाइल की आबादियाँ हैं, शंकर ने जवाब दिया था। तुम अपने आदमियों समेत वहाँ पहुँच जाओ, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। तुम सबको पूरी तरह मुसल्लह होना चाहिए। दुश्मन एजेंट किसी भी लम्हे वहाँ पहुँच सकते हैं और हम इन्हें पकड़कर हिलाक करना है, कर्नल नाथ ने कहा। यस सर, हम पहुँच रहे हैं सर, शंकर ने जवाब दिया तो कर्नल नाथ ने रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी थी और कर्नल नाथ ने रिसीवर उठा ली।
यस सर। कर्नल नाथ स्पीकिंग। कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा। अपर चेक पोस्ट से गोता बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से गोंदा की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल नाथ बेख्तियार चौंक पड़ा। कोई खास बात? कर्नल नाथ ने कहा था। यस सर, सीक्रेट सर्विस का हेलीकॉप्टर हमारी रेंज में आ गया है। हमने इस पर इस अंदाज में फायरिंग की कि वो आगे ना जा सके और हिट भी ना हो सके। फिर वो हेलीकॉप्टर तेजी से घूमकर वापस ओजाम की तरफ चला गया। गोंदा ने जवाब देते कहा, ठीक है, आइंदा भी तुमने मोहतात रहना है। अगर हेलीकॉप्टर दोबारा आए तो तुमने फिर यही एक्शन दोहराना है, समझ गए? कर्नल नाथ ने कहा था। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल नाथ ने एक एक बार फिर रिसीवर रखा था कि फोन की घंटी बज उठी। कर्नल नाथ ने रिसीवर उठाया था। यस, कर्नल नाथ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से खामोशी की वजह से कर्नल नाथ ने अपना तारुफ करवाते कहा, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूँ। शागिल की चीखती आवाज़ सुनाई दी। जी सर, फरमाइए, क्या हुक्म है? कर्नल नाथ ने मुस्कुराते कहा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। वो समझ गया कि शागिल के हेलीकॉप्टर पर होने वाली फायरिंग की वजह से उसे वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा है, इसलिए अब इस लहजे में बात कर रहा है। तुम्हारी चेक पोस्ट से जो सराम में है, मेरे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई है, जबकि अंधों को भी हेलीकॉप्टर पर सीक्रेट सर्विस का मखसूस निशान नजर आ जाता है। शागिल ने मुराते लहजे में कहा, आपकी हदूद सोजाम तक है जनाब। इसके बाद की हदूद मिलिट्री इंटेलिजेंस की है और आप इस हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमें सदर काफिरिस्तान ने खसूसी तौर पर हिदायत दे रखी है। एक तो हम अपनी हदूद तक महदूद रहें, दूसरा ये कि जो भी हमारी हदूद में मुदाखलत करेगा वो सीक्रेट सर्विस ही क्यों ना हो, उसे ऐसा करने पर सख्ती से रोक दिया जाए। इसीलिए आपको सिर्फ वार्निंग दी गई है। दोबारा ऐसा हुआ तो फायरिंग से आपका हेलीकॉप्टर तबाह भी हो सकता है। कर्नल नाथ ने मजे लेकर बात की थी। तुम्हारी हदूद तो सराम है, जबकि मेरा हेलीकॉप्टर इससे 4 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था। और सुनो, आइंदा मेरे साथ इस लहजे में बात ना करना, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम कब्र में पड़े चीखते रहोगे। दूसरी तरफ से शागिल ने हलक के बल चीखते कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कर्नल नाथ के चेहरे पर खिंचाव के तासुरात उभर आए थे। उसने एक बार फिर कडल दबाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गोंदा बोल रहा हूँ, चेक पोस्ट से। राब्ता होते ही गोंदा की आवाज़ सुनाई दी थी। राब्ता होते ही गोंदा की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल नाथ बोल रहा हूँ। कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा, यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से कहा गया, इस बार अगर सीक्रेट सर्विस का हेलीकॉप्टर तुम्हारी रेंज में दाखिल हो तो बिला तकल्लुफ़ इसे फिजा में ही तबाह कर देना, ये मेरा हुक्म है। कर्नल नाथ ने तेज लहजे में कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। गोंदा ने जवाब दिया तो फिर कर्नल नाथ ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया था और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था ताकि इस काले जंगल में पहुंचकर वो शंकर और उसके साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का शिकार खेल सके। उसे 100% यकीन था कि नतीजा उसके हक में ही होगा, क्योंकि शंकर और उसके साथी इस सारे इलाके में बखूबी वाकिफ थे, जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग यहाँ के लिए अजनबी थे। शागिल की हालत तो देखने वाली थी। वो किसी जख्मी और भूखे चीते की तरह कमरे में टहल रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वो इस वक्त सुजाम में सीक्रेट सर्विस के सेंटर के एक कमरे में मौजूद था। वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पाकिस्तानी एजेंटों की जीप के पीछे गया था ताकि जीप पर मिसाइल फायर करके उसे तबाह कर दे और इमरान और उसके साथियों की लाशें उठाकर ले आए और फिर सदर के सामने ये लाशें रखकर कहे कि उसने सोजाम पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्हें हलाक कर दिया था। लेकिन उसके हेलीकॉप्टर पर सराम के हदूद में इंतहाई खौफनाक अंदाज में फायरिंग की गई थी और उसके हेलीकॉप्टर का पलट कर आना, होशियारी और महारत से काम लेकर वापस आना बहुत ज़रूरी हो गया था कि अगर वो ऐसा ना करता तो पाकिस्तानी एजेंटों की बजाय उसकी अपनी लाश जंगल में पड़ी होती। वापस आकर उसने इस इलाके में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इंचार्ज कर्नल नाथ से फ़ोन पर बात की, लेकिन कर्नल नाथ ने उल्टा उसको धमकियां देना शुरू कर दी थी, जिस पर शागिल को बेपनाह गुस्सा आ गया था। लेकिन जाहिर है कि वो खुद भी समझता था कि सदर ने हदूद वाकई मुतय्यन कर दी है और वो अपनी हदूद में पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक नहीं कर सका था और मिलिट्री इंटेलिजेंस की हदूद में मुदाखलत करने का हक नहीं रखता था। लेकिन शागिल ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने का क्रेडिट सीक्रेट सर्विस की बजाय मिलिट्री इंटेलिजेंस ले जाए। इसने कैप्टन राजेंद्र की हिलाकत के बाद, जो कि इस सेंटर का इंचार्ज कैप्टन राजेंद्र को के नंबर 2 गोपाल को बना दिया था, तो फिर इसके साथ हेलीकॉप्टर पर गया था। इसीलिए वापस आने के बाद इसने गोपाल को जीप का इंतजाम करने का कहा ताकि वो हवाई रास्ते के बजाय ज़मीनी रास्ते से मारुति पहुंच जाए और इन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर सके। उसे 100% यकीन था कि इस इलाके में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ उसे 100% यकीन था कि पाकिस्तानी एजेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों हलाक नहीं हो सकते। वो टहलता हुआ यही सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और फिर गोपाल अंदर दाखिल हुआ था। क्या हुआ? शागिल ने चौंक कर पूछा। बड़ी जीप बाहर मौजूद है सर, और दूसरी जीप में 8 मुसल्लह अफराद भी मौजूद हैं। गोपाल ने मुदबाना लहजे में कहा। बड़ी जीप को कौन ड्राइव करेगा? शागिल ने पूछा था। मैं खुद जनाब, आप बेफिक्र रहें। मैं बेशुमार बार इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ये रास्ता मुश्किल नहीं। गोपाल ने कहा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि इस बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने आदमी इस रास्ते पर भिजवा दिए तो फिर इनको हलाक करना ज़रूरी हो जाएगा। शागिल ने कहा।
बॉस, पाकिस्तानी एजेंट भी तो चूंकि इस रास्ते से गए हैं, इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले इनकी तरफ मुतवज्जा होंगे, जबकि हम आसानी से दोनों का खात्मा कर सकते हैं। एक तरफ कुर्सी पर बैठी माया देवी ने अचानक बोलते कहा, ओ हाँ, गुड, ठीक, आओ चलें। शागिल ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो माया देवी एक झटके से उठ खड़ी हुई। हमारी जीप में असलहा मौजूद है या नहीं? शागिल ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते कहा। यस सर, मौजूद है सर, गोपाल ने कहा तो फिर शागिल ने इस बात में सर हिला दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो सब जीपों में सवार सराम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ये तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? साइड सीट पर बैठते हुए शागिल ने ड्राइविंग सीट पर मौजूद गोपाल से मुखातिब होकर पूछा था। सर, कुछ आगे जाकर हम अपना रुख दुश्वार गुजार रास्ते की तरफ बदलेंगे। अभी तो हम सराम वाले रास्ते पर जा रहे हैं, गोपाल ने कहा। इस रास्ते पर इनकी चेक पोस्टें मौजूद होंगी और वो हम पर फायर भी खोल सकते हैं, शागिल ने कहा। इनकी चेक पोस्ट से पहले हमने रास्ता बदल लेना है, गोपाल ने कहा तो शागिल ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद वो एक इंतहाई ढलवानी, तंग और फिसलान से रास्ते से गुजर रहे थे। ये रास्ता वाकई बेहद खतरनाक था, लेकिन गोपाल बड़ी महारत से जीप दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, जबकि रास्ते की हालत देखते हुए शागिल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। और अब वो दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि उसने क्यों इस रास्ते पर जाने की हामी भरी थी। उनके पीछे आने वाली जीप भी मुसलसल उन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उन्हें अपने अकब में इंसानी चीखों और धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो गोपाल ने इज़्तिरारी तौर पर फुल ब्रेक लगा दिए थे और इसके साथ ही जीप एक बार फिर लड़खड़ाई, जैसे नीचे गहराई में गिर रही हो, लेकिन फिर साकित हो गई। शागिल तेजी से नीचे उतरा था, दूसरी तरफ से गोपाल भी उछलकर नीचे उतरा और फिर माया देवी भी जीप से नीचे उतरकर दौड़ती उनके पीछे आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद इन तीनों के चेहरे यखलक निटक से गए, क्योंकि पिछली जीप फिसल कर नीचे काफ़ी गहराई में जा गिरी थी और उसमें आग लग गई थी, जबकि दो लाशें रास्ते में पड़ी थी। गोपाल तेजी से नीचे उतरता चला गया, जबकि शागिल वहीं किनारे पर था। माया देवी भी शागिल के करीब पहुंचकर रुक गई थी। उसी लम्हे नीचे खौफनाक धमाका हुआ और नीचे उतरता गोपाल भी एक दरख्त के तने को पकड़कर रुक गया था। आगे जीप की पेट्रोल टंकी को आग लग चुकी थी और फिर पूरी जीप धमाके से ब्लास्ट हो गई थी। जाहिर है कि इसमें फंसे हुए बाकी अफराद भी उनके परखच्चे उड़ गए होंगे। आ जाओ वापस, अब इन्हें चेक करना फजूल है, शागिल ने कहा तो फिर गोपाल मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वापस आने लगा। चीफ, क्या अब हम सिर्फ तीनों इनसे लड़ेंगे? गोपाल ने करीब आकर कहा। हमने हर कीमत पर इनको हलाकत का क्रेडिट लेना है। हमारे पास असलहा भी मौजूद है और सुनो, मेरे मेरे सामने बुज़दिली की बात मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चलो जीप चलाओ, शागिल ने ओसीले लहजे में कहा। यस सर, गोपाल ने कहा और फिर जीप की तरफ बढ़ता चला गया। अलबत्ता उसके कदमों में तेजी मौजूद ना थी। शायद अपने साथियों की तरह की मौत ने उसके हिसाब पर असर डाला था। शागिल ने बैठने के बाद माया देवी को बैठने का कहा था। वो भी अगली सीट पर बैठ गई थी और इसके साथ ही गोपाल भी चलकर ड्राइविंग सीट पर आ गया था। दूसरे लम्हे जीप एक झटके से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब गोपाल इंतहाई एहतियात से जीप चला रहा था। इसमें पहले जैसा एतमाद नजर न आ रहा था। फिर तकरीबन एक घंटे बाद वो एक पहाड़ी ढलान पर पहुंचकर रुक गए थे, क्योंकि अब आगे इंतहाई सख्त ढलान थी तो थोड़ा सा आगे जाकर फिर सीधी हो गई थी, लेकिन इस ढलान पर जीप को संभालना खासा मुश्किल काम था। अब मारुति जंगल कितनी दूर है? शागिल ने कहा। इस ढलान के बाद हम बाईं तरफ घूमकर मारुति जंगल में दाखिल हो जाएंगे, गोपाल ने जवाब देते कहा। वो पाकिस्तानी एजेंट कहाँ है? इनकी जीप तो अभी तक कहीं नजर नहीं आई, शागिल ने कहा। वो हमसे काफ़ी पहले ही चले गए थे, इसीलिए वो तो अब काले जंगल तक पहुंच चुके होंगे, गोपाल ने जवाब दिया। काला जंगल, वो कहाँ है? शागिल ने हैरान होकर पूछा था। मारुति इलाके में सर, ये आम लोगों के पहुंचने की आखिरी हद है। वहाँ हर तरफ स्याह रंग के पत्तों वाले दरख्त हैं, इसीलिए इसे काला जंगल कहा जाता है। और इसकी दूसरी तरफ वहशी कबाइल रहते हैं और इस काले जंगल की वजह से वो इस तरफ नहीं आते, क्योंकि वो इससे खौफजदा रहते हैं, गोपाल ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती या फिर गोपाल जीप को आगे बढ़ाता, अचानक फासले से बेतहाशा फायरिंग की तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी और फायरिंग की आवाज़ें सुनकर शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। ये तो काले जंगल में फायरिंग हो रही है जनाब, गोपाल ने तेज़ लहजे में कहा। ओह, यकीनन पाकिस्तानी एजेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद टकरा गए होंगे। वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इनकी हलाकत का क्रेडिट तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ले जाएगी, शागिल ने बड़े बेबस से लहजे में कहा था। फायरिंग मुसलसल हो रही थी चीफ, ये फायरिंग अब इस वक्त ख़त्म होगी जब कोई एक फरीक ढेर हो जाएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब फायरिंग ख़त्म होगी हम उनके करीब पहुंच चुके होंगे। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस जीत जाएगी तो फिर हम जबरन उनसे पाकिस्तानी एजेंटों की लाश छीन कर ले जा सकते हैं, और अगर पाकिस्तानी एजेंट जीत गए तो फिर हम इनका खात्मा करके उनकी लाशें ले जाएंगे। दोनों सूरतों में फतह हमारी होगी, माया देवी ने तफसील से बात करते कहा। ओह हाँ, वेरी गुड, तुम वाकई बेहद ज़हीन हो। वेरी गुड। बस इतना मज़ीद होगा कि हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की लाशें भी उठाकर ले जाना होंगी ताकि इन्हें गायब कर दिया जाए, वरना मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ हम पर अपनी हदूद में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा देगा, शागिल ने खुश होते हुए कहा था। यस चीफ, आप वाकई इंतहाई दूरअंदेश ज़हीन के मालिक हैं, माया देवी ने कहा तो शागिल का चेहरा बेख्तियार खिल उठा था। चलो गोपाल, हमें इनके करीब पहुंचना है और इंतहाई एहतियात से जीप चलाओ।
یہ ढलवान बेहद खतरनाक है, शाकिल ने कहा था। यस चीफ, गोपाल ने कहा और फिर जीप आगे बढ़ा दी। सख्त ढलवान की वजह से गाड़ी आगे की तरफ झुक गई थी और फिर यूं महसूस होता था कि अभी उलट जाएगी। शाकिल ने जीप की फ्रंट स्क्रीन पर दोनों हाथ रखकर अपने आप को डैशबोर्ड पर गिरने से बचाए रखा था, जबकि माया देवी सीट पर ही चिमटी हुई थी। लेकिन गोपाल की महारत वाकई काम में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ती हुई जीप आखिरकार हमवार सतह पर पहुंच गई थी, तो शाकिल समेत सबने इत्मीनान से तवील सांस लेने शुरू कर दिए। गोपाल ने जीप मोड़ी और फिर घने जंगल के अंदर चला गया था। इससे आगे बेतहाशा मुसलसल होने वाली फायरिंग अब इक्का दुक्का फायरों में तब्दील हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें दूर से एक बड़ी जीप दरख्तों के दरमियान खड़ी नजर आ गई। ये यकीनन इन पाक एशियाई एजेंटों की जीप है, शाकिल ने कहा, तो गोपाल और माया देवी ने इस बात में सर हिला दिए थे। फायरिंग की आवाज़ें अब बंद हो चुकी थीं और हर तरफ गैर फितरी सा सकूत छाया हुआ था। इस जीप के करीब जाकर जीप रोक देना और माया देवी तुम भी असलहा निकाल लो, हमने अब वहाँ फुल रेड करना है, जो भी नजर आए उन्हें उड़ा देना, शाकिल ने कहा था। यस चीफ, आप हमें लीड करें, माया देवी ने कहा। गोपाल और तुमने सारी कार्रवाई करनी है, जितने अफराद कम होंगे इतनी कार्रवाई मौसर और महफूज तरीके से होगी, शाकिल ने अपनी फितरत के मुताबिक अपने आप को खतरे से अलहदा रखते कहा। उसी लम्हे उनकी जीप वहाँ पहले से मौजूद जीप के करीब पहुंचकर एक झटके से रुक गई। अभी वो नीचे उतरने का सोच ही रहे थे कि जीप के अंदर स्याह रंग की कोई चीज़ आकर गिरी थी और दूसरे लम्हे हल्का सा धमाका हुआ था। इसके साथ ही शागिल को यूं महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म यखलक मफलूज हो गया हो और उसके साथ ही उसके जहन पर स्याह चादर फैलती चली गई। आखिरी एहसास जो शागिल के जहन में उभरा वो यही था कि उसकी मौत का वक्त आ गया है। बाकी इसकी अगली किस्त में जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी की किस्त इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।